मुशायरा महफिल बैंगलोर के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा ईद मिलन व एजाजी मुशायरे में जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब को उनकी उर्दू अदबी खिदमात के एतराफ में एजाज से नवाजा गया। जी नाजरीन, जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब का ताल्लुक वैसे सियासत से है और आप कई दहाइयों से कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। माजी में जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब KMDC के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पार्टी ने इस मरतबा आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नायब सदर नामजद किया है। ऐसे जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब को उर्दू ज़बान व अदब से सच्ची मोहब्बत है और आपने माजी में कई यादगार कुल हिंद मुशायरे भी मुनक्किद किए हैं। आपको उर्दू स्कूल की इतनी फिक्र है कि आपने अल-अमीन के 2 उर्दू स्कूल की जिम्मेदारी कबूल फरमाई है। अब इन स्कूलों की काया पलट हो चुकी है। पहले जहां इन स्कूलों में तलबा की तादाद उंगली में गिनी जा सकती थी, अब वहां तलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद है। इसी के अलावा आप उर्दू रोजनामा पासबान के मुदीर आला भी हैं। बता दें कि जनाब नियाजुद्दीन नियाज साहब इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे और जनाब मुनीर अहमद जानी साहब ने इस प्रोग्राम की निजामत फरमाई। मुझे ऐसे सूरज की तारुफ के लिए दावत दी गई है जो किसी भी रुख से मोहताज तारुफ नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो लोग, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब की शख्सियत से वाकिफ ना हो। ये रस्म है, अदा भी करनी है। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब की शख्सियत किसी एक जाविये से परखी नहीं जा सकती। अदब की निगाहों से देखें तो उर्दू अदब का खिदमत गुजार नजर आता है। सहाफत की निगाहों से देखा जाए तो एक बेबाक सहाफी नजर आता है। सियासत की निगाहों से देखा जाए तो सियासी दुनिया का एक बेहतरीन खिदमत गुजार नजर आता है। और अगर समाजियात पर जाए तो समाजी निगाहों से देखेंगे तो एक समाजी बेहतरीन समाजी कारकुन नजर आते हैं। और आप अगर तालीमी या फिर जो है तहजीबी एतबार से भी उन्हें परखा देखा जाए तो यकीनन वो मुकम्मल तरीके से हमें एक तहजीब के अलमबरदार नजर आते हैं। मैं इन बातों का इजहार इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब से मेरी मुलाकात आज से 30 साल पहले हुई। हालांकि कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि माजी को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि सीमात का एक शेर है कि सबक माजी से सीखो, ये हमेशा काम आता है। सबक माजी से सीखो, ये हमेशा काम आता है। कमा खींचती है जितनी तीर उतनी दूर जाता है। माजी को जब तक हम हाल से नहीं जोड़ेंगे तो हाल ताबनाक नजर नहीं आएगा, और अगर हम हाल को मुस्तकबिल से ना जोड़े तो मुस्तकबिल रोशन हो ही नहीं सकता। माजी, हाल और मुस्तकबिल का एक अटूट रिश्ता है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। बाशऊर इंसान तो इसे किसी भी रूप से इससे इनकार नहीं कर सकता। तो माजी के उन झरोकों को जब मैं याद करता हूं तो एक तन्हा भटकता हुआ शफीक नामी शख्स बेंगलोर पहुंचा और उसे कोई आसरा नहीं था। मैं इतनी महफिल में ऐलान कर रहा हूं, मेरा कोई आसरा नहीं था। बहुस्ने इत्तेफाक असद इजाज साहब और मुबीन मुनव्वर साहब के हवाले से मैं पासबान पहुंच गया और मुझे एक ऐसा मसीहा मिला जो आज तक वो मेरा मसीहा है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। कभी उबैदुल्लाह शरीफ साहब की शख्सियत, उस जमाने में रोजनामा पासबान की गोल्डन जुबली बनाई जा रही थी, तो उस वक्त के कुछ वाकयात मेरे जहन में नक्श है, उसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसलिए कि दुनिया जो है, जो सोचती, जो देखती है, वही दुनिया नहीं है। हम जो नहीं देखते वहां भी एक दुनिया है। हम जिस दुनिया देखी, 2 आंखों से इंसान क्या क्या देख सकता है, इसके पीछे भी एक दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती। पासबान गोल्डन जुबली के मौके पर करीबन 97 में
मतलब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने याद रफ्तगा के नाम से 8 शोरा जो इस दुनिया से दारे फानी से की तरह से जो है दारे बका की तरफ कोच कर गए थे, उन शोरा के कलाम को किताबों की शक्ल में शाया किया। ये वो कारनामा था जिसे मैं समझता हूं कि उर्दू दुनिया इस कारनामे को भुला नहीं सकती। एकेडमी का कोई कारनामा हो तो अलग बात है, लेकिन कोई एक शख्स जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ले तो जो है एक सिंगल हैंड से कहा जाए तो ये बहुत बड़ा कारनामा था। और उसके साथ गांव गांव शहर शहर 12-13 मुशायरे उस जमाने में मुनक्किद किए गए और गांव गांव जाकर जो है उर्दू जबान की तबलीग के लिए काम किया गया। ये माजी था। और उससे कबल बड़े बड़े मुशायरे, आलमी मुशायरे, कतील शिफाई को पाकिस्तान से बुलाया गया। फिल्म इंडस्ट्री से जो है नौशाद साहब और जावेद अख्तर साहब जैसी शख्सियतें इनके मुशायरों में शरीक हुई। ये बहुत बड़ा कारनामा था जो उर्दू जबान से इनका लगाव, इनकी मोहब्बत जो थी, अदब से, तहजीब से जो लगाव था, ये कारनामा था। अगर हम उस माजी से इस हाल को जोड़े, एक अंजुमन थी, अंजुमन तरक्की उर्दू है, जो सर्द खाने में पड़ी हुई थी। उसका जिम्मेदार मैं भी था, हालांकि मैं भी उसका एक अहदेदार था, लेकिन मुतहर्रिक नहीं थी। लेकिन उस अंजुमन को बाहर निकाल के जब से इन्होंने अपने संभाला, आज पूरे कर्नाटक का दौरा किया, पूरे कर्नाटक का, बड़े बड़े शहरों का, दावणगेरे गए, चंदेरी गए, शिमोगा गए, पता नहीं कहाँ गए, हर जगह जाकर उर्दू जबान के फरोग के लिए काम किया। ये जज्बा नहीं तो और क्या है? यकीनन ये बहुत बड़ा कारनामा अंजुमन तरक्की उर्दू को संभालने के बाद। और उसमें एक ऐसा सेमिनार मुनक्किद किया गया जिसमें जुनूबी हिंदुस्तान के तमाम कलमकारों का तस्करा दुनिया के सामने लाया गया और उर्दू जबान का मकाम जुनूबी हिंदुस्तान में क्या है वो दुनिया वालों के सामने लाया गया। इसका इतराफ आज दिल्ली में हो रहा है। तो आप इससे ये एक रुख है। इससे हटकर सियासी एतबार से भी उनके खिदमत नाकाबिले फरामोश है। मुकाम मिलकर खिदमत अंजाम देना अलग बात है, बड़ा मुकाम हासिल ना करने के बाद भी खिदमत करना बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने हर लम्हा कौम मिल्लत के लिए अपने जिंदगी के, अपने मखसूस जिंदगी के मसरूफियात से बचे हुए लम्हों को कौम के नाम सर्व किया और वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये तादेल अंजाम देते रहेंगे। हमें उम्मीद वाबस्ता है। आज ही एक बात हमारे सामने आई, मैं उनकी गोश गुजार कर देना चाहता हूँ आप तमाम की। वो ये कि दूरदर्शन में अब जो प्रेसिडेंट मोहम्मद जबीउल्लाह साहब जो उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो जुलाई के अवाखिर में रिटायर हो रहे हैं। लेकिन इनके रिटायर होने के बाद उर्दू प्रोग्राम का क्या होगा कोई गारंटी दे नहीं सकता। प्रसार भारती का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का जो हाल हुआ, मुमकिन है दूरदर्शन का भी वही हाल हो जाए। मैं गुजारिश करता हूं कि अंजुमन जो है तहरीक चलाए, पूरे कर्नाटक से जो है दूरदर्शन डायरेक्ट दिल्ली तक जो है लेटर्स भेजे और उर्दू प्रोग्राम को जिंदा रखने की कोशिश करें। अगर ये काम हो जाए तो एक बहुत बड़ा कारनामा होगा और हमें उम्मीद है कि ये काम उबैदुल्लाह शरीफ साहब अंजाम देंगे। और इसमें सैयद अशरफ साहब भी जो है कोई मामूली शख्सियत नहीं है जो हमारे दरमियान मौजूद है। अगर ये लोग इस काम करेंगे तो यकीनन फिर हम जो है उसको हासिल कर सकते हैं। बंद होने से पहले ही उसे जिंदा रखने की जरूरत है। तो मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब के ताल्लुक से आखिर में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा, इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, अगर लिखने बैठ जाए, मेरे खुद का जो तजुर्बा वो मुशाहिदा है और मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब के साथ 30 साल अगर मैं लिखना शुरू कर दूं तो एक मुकम्मल किताब हो सकती है। इसलिए कि शख्सियतें, एक शख्स से शख्सियत तक जो सफर है वो बड़ा कठिन सफर होता है। पहले इंसान शख्स होता है, उसके बाद जब शख्सियत बनकर उभरता है तो ये दरमियान का जो सफर है बड़ा कठिन होता है, तब जाकर कोई शख्सियत बनता है। ये हमारी खुद पकती है कि आज एक शख्सियत की शक्ल में मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब जो हमारे दरमियान मौजूद है। आज उनका महफिल की जानिब से एजाज किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि एक हकदार का हक अदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपकी जानिब से, मेरी जानिब से उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ
और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, इसलिए अगर वक्त पे शुरू होता तो बहुत सारी बातें आगे आ सकती थी। मैं मेरी जानिब से, आपकी जानिब से मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से माजी में वो खिदमत अंजाम दिए हैं उस सफर को कायम और दायम रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और मुख्तसर ही सही अपने तासुरात बयान करें। इदारा महफिल की ज़ेर तमाम आज की ये खूबसूरत महफिल जामी साहब और उनके साथियों ने सजाई है। मैं जामी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी हौसला अफजाई की और शाल पोशी की, पेठा पिनाया, मोतियों का हार भी डाला। मुझे ये सफ़र तय करने के लिए 45 साल लगे हैं। मैंने कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नायब सदर बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में, एक ही पार्टी में 45 साल लगे हैं। मैं किसी और पार्टी से कभी गया ही नहीं। मेरा डिस्क्वालिफिकेशन यही है कि मैं जो है ईमानदारी के साथ एक ही पार्टी से जुड़ा रहा। क्या करें, घर में कहते हैं कि सियासत क्या ज़रूरत है, घर में आराम से रहो, अल्लाह का दिया सब कुछ है। लेकिन ये एक ऐसा मस्का चस्का है, छोड़ा भी नहीं जाता। खैर, आज से 28 साल पहले पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा मैं। उसके बाद कोई मौका नहीं मिला। हमेशा एमएलए किया, एमएलसी की ख्वाहिश करता रहा। जैसा कि हमारे मोहम्मद अली साहब ने फरमाया कि शायद मेरे मुक़द्दर में नहीं था, अल्लाह ने नहीं लिखा था। लेकिन मुझे ख्वाहिश बहुत है, लेकिन दीवानापन नहीं है। हमेशा ख्वाहिश करता हूँ, लेकिन यही कि नहीं मिला, क्या करें, ऐसा सोच सोच के फिक्र में ज़िंदगी गुजारना मेरे मिजाज में नहीं। आज 2023 में कर्नाटक में जो है, कर्नाटक के लोगों ने, कर्नाटक के वोटर्स ने कांग्रेस को बहुत बड़ी तादाद में वोट देकर, क्योंकि मुझे जो एजाज़ दिया जा रहा है वो केपीसीसी के नायब सदर की हैसियत से है, इसलिए मैं थोड़ी सी सियासत बात करूँगा। 2023 में कर्नाटक के वोटर्स ने और ख़ासकर मुसलमानों ने कांग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश होकर कांग्रेस को वोट नहीं दिया, नरेंद्र मोदी को और उससे नफरत निकालने के लिए कांग्रेस को वोट दिया। और ये भरोसा करके वोट दिया कि ये पार्टी हमारे अच्छे बुरे में हमारा साथ देगी। 10 महीने हो गए, पार्टी में जो 40-45 साल मेहनत करते हैं वर्कर्स, जिन्हें कोई मौका मिला, कभी नहीं मिला, वो ये सोच रहे थे कि मुझे कुछ मौका मिलेगा, मैं कोई बोर्ड में आऊँगा, कोई कारपोरेशन में आऊँगा, कहीं ना कहीं हमारा नॉमिनेशन होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त, मौजूदा वक्त में
कर्नाटक में मुस्लिम लीडरशिप बिल्कुल फेल है, कमजोर है। आज यहां पे हमारे मौलाना को सुन के मुझे यह लग रहा था, इनकी जो डिक्रियां, उनका जो खुतबा अभी मैंने सुना, हुकूमत कर्नाटक को चाहिए था कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड बना के उसके सदर बनाते हैं। आज यहां जितने भी उर्दू एकेडमी के मेंबरान हैं, सभी चेयरमैन के दायरेदार और हकदार थे। हम भी सोच रहे थे कि भाई अब उसमें एक साहब हैं, सीधी सीधी बात, मैं मिलन साहब को भी चाह रहा था कि वो भी चेयरमैन बने, लेकिन आज उनको यहां की सदारत दी गई है। और किसी साहब का नाम चल रहा था, उनका नाम जब चला तो किसी ने कहा कि नहीं वो उनके साथ मिले हुए हैं इसलिए उनको नहीं, हजरत की लॉटरी निकली। कुछ दिन पहले जो है सालार के ऑडिटोरियम में मुस्लिम लेजिस्लेचर फोरम की मीटिंग हुई। मैं बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट और सईद, वो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं केपीसीसी के, हम दोनों ने उसमें शिरकत की। वहां हमने हमारे ख्यालात का, हमारे जज्बात का, हमारी नाराजगी का इजहार किया कि जिस तरीके से एमएलसी का जो नॉमिनेशन हुआ है, माइनॉरिटी कमीशन का जो नॉमिनेशन हुआ है, इससे हम खुश नहीं हैं। बाद में वहां देखा कि जितने भी एमएलए आए हैं 2 हजरात छोड़ के, सभी के यही ख्यालात थे कि हमसे पूछा नहीं गया। अब जिस बिल्डिंग में हजरत ऑफिस है वहां 3 ऑफिस है, तीनों पे नाराजगी हुई। उर्दू एकेडमी पे भी नाराजगी हुई कि हमारे पास नाम नहीं लिया गया, मैं एमएलए हूं, मैं एमएलसी हूं। अब पता नहीं है कौन किसके नाम डाल के लॉटरी निकाले। कहां से नाम आए? 2-2, 3-3 मरतबे एमएलए मेंबर्स हुए हैं। मेडापू का भी नाम चल रहा था चेयरमैन के लिए, दौड़ में थे। आप क्या है वो ब्लॉक हाउस बोलते ना, ऐसा आए हजरत, है लॉटरी लगी आपकी, आपको मुबारकबाद। लेकिन एक चीज है कि जैसा कि मैंने कहा है, हमारे पूरे लेजिस्लेचर्स 2 लोगों को छोड़ के सब ने जो भी नामजदगी हुई है उस पर एतराज किया। मैं ये खुले अल्फाजों में कह रहा हूं, टीवी इनका चैनल के सामने कह रहा हूं, दोबारा कहूंगा। अरे 45 साल से मैं सईद, कई लोग हैं, एक रिटायर्ड ऑफिसर को लाके आप जो है माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाते हैं, कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार हैं। इससे पहले मैं वहां मीटिंग में बोला मैं कि भाई नसीर अहमद थे, क्या काबिल नहीं थे, अजीज शेख थे, काबिल नहीं थे, खमरुल इस्लाम माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, काबिल नहीं थे। इनकी क्या ऐसी आम ऐसी खासियत आप लोगों ने देख ली इनको? नसीर साहब को पूछते हैं तो बोलते हैं कि जमीर साहब का कैंडिडेट है, जमीर साहब को पूछते हैं तो बोलते हैं नसीर साहब का कैंडिडेट है। दोनों के पास में ऐसे ही बोला, दोनों खामोश बैठे रहे। ये सब पॉलिटिकल नॉमिनेशंस होते हैं। मुझे खुशी है इस पॉलिटिकल नॉमिनेशन में जो है मौलाना भी चुन के आ गए, तो आपका भी जो है रिश्ता पॉलिटिक्स से है। जाफर शरीफ साहब के पास आते थे, देखा हूं मैं, क्या उनका भी, इनका दोनों का हाइट एक ही था। अब उर्दू एकेडमी से उर्दू दानों को, उर्दू वालों को बहुत ज्यादा तवक्का है।
हमारी बदकिस्मती उसका बजट ही बहुत मामूली 1 करोड़ कुछ ऐसे है। 1 लाख नहीं, उनके 1 करोड़ रुपए है अभी। वो तो पहले का है। आप कम से कम 10 करोड़ रुपए का बजट हो उर्दू एकेडमी के लिए। उर्दू एकेडमी के मेंबरान जो है ये भी कोई आसमान से उतर के नहीं आए हैं, जब भी सभी मेंबरान, आप भी सब इंसान हैं। दूसरों से भी मशवरा कीजिए जो आपके मेंबरान नहीं हैं, अच्छे स्कीमें बनाइए, जाइए देखिए उर्दू स्कूलों की हालत क्या है। आज उर्दू पढ़ने वालों की तादाद क्यों कम होती जा रही है। उर्दू स्कूलों को किस तरीके से हम मदद किए जा कर सकते हैं ये देखिए। सिर्फ मुशायरे में कहते हैं शायरा 600 यहाँ खाली। शायरों को आप निकाल दीजिए, सामयीन कहां है। नई नस्ल को लाइए। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि नई नस्ल, आज की जो नस्ल है, नई नस्ल उर्दू पढ़ना नहीं जानती लेकिन सुनना पसंद करती है। उनको जोड़िए। उर्दू एकेडमी को चाहिए कि ये किस तरीके से उनको नई नस्ल को इससे जोड़े, हम इसके ऊपर काम करना होगा। मौलाना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये उर्दू एकेडमी है और यहाँ से आपको बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं। थोड़ी भी भूल चूक होगी बाद में जो है आपकी शेरवानी जो है परेशानी में बदल जाएगी। नहीं, हालात हैं बीवी जी। आप हमारे केरला से हमारे हमीद साहब, अब्दुल हमीद साहब आए, वो कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे उनकी किताब लेकर। वहाँ के अंजुमन के सदर हैं। मैं वो जो वहाँ उर्दू की खिदमत हो रही है, आपके यहाँ उर्दू एकेडमी है? कितना बजट है? हाँ, नहीं होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है केरल में। बहुत कम वहां पे जो है सपोर्ट ताउन है। अब यहाँ पे जो है हमारे जो माइनॉरिटीज मिनिस्टर हैं जमीर अहमद खान साहब, बहुत मजबूत मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर के राइट हैंड हैं। अगर आप कोई उनको स्कीम बना के देंगे हमारे चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं आपका बजट बढ़ सकता है। सिर्फ आप जो है उसमें खामोश रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपके इस वक्त जो मौजूदा रजिस्ट्रार हैं बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा पॉजिटिव सोच का आदमी है, वेरी पॉजिटिव, अच्छी सोच रखते हैं। जबान के ताल्लुक से उनको लगाव है। आपके कामों में वो जो है रुकावट नहीं बनेंगे। काम कीजिए, दिखाइए। आजम शाहिद साहब, मिस्टर आजम शाहिद, आप पे भी काफी जिम्मेदारी है, समझ गए? हाँ, जितने भी मेंबर्स हैं सब पे जिम्मेदारी है, नहीं बोल करनी है। चेयरमैन को पकड़ के रखिए। यानी अगर चेयरमैन को सारे मेंबरों का सपोर्ट रहा, आप सब मिलकर अच्छा मशवरा दें, अच्छे स्कीमें लेकर आए तो कुछ काम हो सकता है। आप में ही अगर पिछले होता था, वो मेंबर है, उन्हें वो डिस्ट्रिक्ट में एक मुशायरा कर रहे थे, उसे 50,000 दे रहे लो, 25,000 खर्चा करता, 25,000 उन्हें क्या कर रहा था मालूम नहीं। हुआ नहीं हुआ? ये 1 लाख का उन्हें बजट में मुशायरा 50,000 में कौन सा? अच्छा, हमारे शफीक आबिदी साहब मेरे ताल्लुक से कह रहे थे कि ऑल इंडिया मुशायरा करेंगे। ऑल इंडिया मुशायरा हम जब भी करे थे छोटे मैदान में, अब कुआं से कि वहां कहां की एक करती हूं, उसे भी है ना ऑल इंडिया मुशायरा का लेवल लगाना होता है। ऑल इंडिया का लगा तो बना परवाह नहीं, बैनुल अक़वामी सामईन कहते हैं, सो भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रोग्राम उर्दू एकेडमी से अगर हो रहा है, उनका बजट अगर 2 लाख का है
तो आपको चाहिए कि कम से कम 1 लाख रुपए आप उनको दें, ना कि 25,000। वो दे बेहतर है। अगर आप 25,000 दे रहे हैं तो समझिए वो प्रोग्राम नहीं हो रहा है। सिर्फ मुशायरे कराने से नहीं हो चलेगा, आपको जाना इस वक्त है उर्दू स्कूलों की तरफ। जाकर देखिए उर्दू स्कूलों की हालत क्या है आज, खासकर गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स। एक रिपोर्ट बना के देना चाहिए इनको, उर्दू अकेडमी को। कितने हमारे पास 5,000 उर्दू मीडियम स्कूल थे कर्नाटक में, आज घट के जो है 4,000 हो गए। कल या परसों जो है 1,500 स्कूलों को जो है बाइलैंग्वेज पढ़ाने का ऑर्डर निकाला गया है हुकूमत की तरफ से, जिसमें उर्दू मीडियम के स्कूल सिर्फ 2 हैं। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन साहब, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आज हर माँ बाप ये चाहता है कि उनके बच्चे जो है अंग्रेजी मीडियम पढ़े। जहां उर्दू मीडियम है वहां बच्चों को जो है ज्यादा नहीं भेजा करते। तो जहां अगर वहां एक ही किताब उर्दू और अंग्रेजी में है और ये मालूम हो जाए वालिदैन को कि यहां जो है अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ाया जाता है, तो जहां कहीं भी ऐसे उर्दू मीडियम स्कूल्स, बाइलैंग्वेज उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल शुरू किए गए हैं, पिछली इसमें 200 स्कूल्स हैं, वहां का जो है तादाद बच्चों के दाखिले बढ़ गए हैं। अब 1,500 में सिर्फ 2 मेरे पास ऑर्डर है, सिर्फ 2 उर्दू मीडियम स्कूल गवर्नमेंट के। ये हमारे साथ इंसाफ है? इस सब्जेक्ट को उर्दू में आपकी उर्दू अकेडमी को उठाना चाहिए। आपके मिनिस्टर से कहिए कि वो मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को बात करें और उनको फौरन कहें कि कम से कम जो है 200 स्कूल और जो है मजीद उर्दू मीडियम स्कूल्स को बाइलैंग्वेज पढ़ाने की इजाजत दी जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जामी साहब जो है एक अजीब इनका जुनून है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं और खामोशी नहीं रहते। वो लोग कब काम करते हैं वो भी नहीं मालूम, कब सोते हैं वो भी नहीं मालूम। जब भी आते हैं एक नया प्रोजेक्ट रहता है उनके पास हाथ में। ये भी इनको अल्लाह की देन है। तो उर्दू अकेडमी के चेयरमैन और मेंबरान से मेरी गुजारिश है कि जम के काम कीजिए। मैंने जो कहा है, मैं इस पे मुझे मैं अपने अल्फाज को वापस ले लूंगा या माफी मांगूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा मैं, इसलिए कि मैंने जो कहा सच कहा है और ठीक कहा है और कहता रहूंगा। जहां कहीं भी उर्दू अकेडमी मुझे लगता है कि काम नहीं कर रही है या माइनॉरिटी कमीशन काम नहीं कर रहे है, मैं आवाज उठाऊंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हम काम करेंगे और हमारे मोहतरम मुकाम बीज़त ज़मीर अहमद साहब हमारे साथ हैं, हमारा ताउन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पूरे अरकान भी हमारे साथ हैं। हम इंशाअल्लाह ताला उसके वक़ार के लिए आपके ताउन और आपकी सरपरस्ती से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।